नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं और आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, यानी कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है, आपको मनोविज्ञान अच्छा लगता है, आप पढ़ना चाहते हैं, आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के, उसमें आपको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में आपको पढ़ना होता है, जो एक प्रकार से जो आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती उनके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये तो मैं बताऊंगा, यानी सिलेबस आपको बताऊंगा। सिलेबस के बाद में संपूर्ण इकाई 1 को कवर करने का प्रयास रहेगा। एक इकाई में दोस्तों कम से कम 5 चैप्टर होते हैं, तो उन समस्त चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास मेरा रहेगा। यहाँ पर चैप्टर 1 लिखा हुआ है, बस नाम मात्र के लिए, बाकी पूरी इकाई को समझने वाले हैं हम, ठीक है। आपके सिलेबस में 8 इकाई शामिल है, 8 इकाइयों को ऐसे ही कवर करने का प्रयास किया जाएगा। सभी यूनिट के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेंगे। न्यू बैच 2027-28 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, यानी कि 26-27 का चल रहा है अभी, आगे 27-28 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सरल भाषा में हैंड रिटन नोट्स भी तैयार किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में बताने का प्रयास। हर एक यूनिट के लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। तो आज वीडियो जैसे मैं बताऊंगा तो पहले सिलेबस डिस्कशन करूंगा, फिर इकाई 1 को अध्ययन को आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, फिर उसके बाद में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको जो है दिखाऊंगा, उसको भी बताऊंगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और लिखित क्वेश्चंस आपके साथ ही साथ में तैयार ही होते रहेंगे। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पर जाने की जरूरत है। किताब वगैरह लिया है नहीं लिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप आराम से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अध्ययन कर सकते हैं, सभी बच्चे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नोट्स की क्वालिटी भी इस तरीके से देख पाएंगे। जैसे इकाई देखिए, अब सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन देखेंगे, आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। अब आपका जो सिलेबस है दोस्तों, इकाई 1 में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही बारीकी के साथ आपको स्पष्ट हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है बेटा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बहुत ही बारीकी के साथ सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, स्पष्ट हो रहा होगा। क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर अब आप देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा चेहरा मैंने जरूर थोड़ा सा काला कर दिया है, ताकि यहाँ पर आप स्पष्ट आपको सिलेबस दिखाई पड़े, ठीक है। इकाई संख्या 1 में अपन को पढ़ना है मनोविज्ञान प्रकृति विषय क्षेत्र और उसका अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत यानी मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यानी इसका नेचर क्या, व्हाट इज साइकोलॉजी, इसका विषय क्षेत्र, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उसकी सीमाएं, यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसके उपागम, दृष्टिकोण, जैसे जो है वेगात्मक, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और भारतीय मनोविज्ञान विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, सांख्य दर्शन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी हम मनोविज्ञान के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को, कुछ सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो इसी को कवर करने का रहेगा। फिर दूसरी इकाई आएगी आपकी, दूसरी इकाई में आपको पढ़ना होता है ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, ठीक है, जिसमें आपको चयनात्मक और सतत ध्यान, यानी इसका प्रकृति और निर्धारण कैसे होता है, ध्यानात्मक प्रक्रियाएं, प्रकृति और निर्धारण, ध्यानात्मक संगठन, प्रत्यक्ष भ्रम, इन सभी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इकाई 3 में अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम माने होता है सीखना, लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, प्रचालन अनुबंधन और मौखिक अधिगम, इन सब क्या होते हैं, पूरा विस्तार से हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर समझाएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर समझाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को देखते रहे और हमको सुनते रहे बस, ठीक है। आपको कहीं पर जाना नहीं, कहीं पर भटकना नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और चीजों को जानते हैं। क्लियर। अब दोस्तों इकाई नंबर 4 में आपको पढ़ना है स्मृति और विस्मरण के बारे में। स्मृति क्या है, विस्मरण क्या है, स्मृति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, विशेषताओं को सब देखेंगे। बस यहाँ पर जो सिलेबस में लिखा है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैं अपने हिसाब से समझूंगा। स्मृति के चरण में संकेतन, संग्रहण, पुनः प्राप्ति, स्मृति के प्रकार में संवेदी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक स्मृति, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। विस्मरण क्या होता है, उत्पन्न होना, कैसे उत्पन्न होता है, और संकेत निर्भर विस्मरण,
सभी के बारे में और भी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चैनल के नाम दिखाई दे रहे होंगे, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं वही चैनल है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है। को करिकुलर मास्टर पर जो आपका को करिकुलर की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि जिसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस हो गया, या आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो गया, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन हो गया, ये सब पढ़ाया जाता है। इकाई 5 में आपको इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में पढ़ना है। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि की विशेषताएं, पूरा बुद्धि के सिद्धांत तमाम सारे हैं। स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, स्टनबर्न, गार्डनर, सभी लोगों ने किस तरीके से बुद्धि के बारे में बताया, सब कुछ इसमें देखना है। इकाई 6 में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। व्यक्तित्व की परिभाषा, निर्धारक, उपागम, ठीक है। एपोर्ट और कैटल के अनुसार मनोविज्ञात्मक यानी सिगमंड फ्रायड का मनोगत्यात्मक या मनोविज्ञात्मक आप कोई भी कह सकते हैं। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है। इड ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण दी, ठीक है। मानवतावादी में रोजर्स और मैस्लो का नाम आता, तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 7 प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होता है, प्रकृति और अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, जैसे जैविक या सामाजिक, सभी प्रकार के। खींच और धकेल तत्व, जैसे पुल और पुश तंत्र कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होता है, जो कि मोटिवेट करता है लोगों को किसी काम करने के लिए, सब कुछ आपको अध्ययन करवाएंगे। फिर इकाई 8 में दोस्तों भावना यानी इमोशंस के बारे में, भावना की प्रकृति आप देखेंगे। मूल भावनाएं, भावनाओं की अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक और संस्कृति विशिष्ट भावनाएं क्या होती हैं। भावना के सिद्धांत में जेम्स लेंगे का सिद्धांत, कैनन बोर्ड का सिद्धांत, डॉक्टर सिंगर का सिद्धांत, सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं आप। अब दोस्तों आज का वीडियो हम चर्चा करते हैं इकाई संख्या 1, इसका प्रकृति, विषय क्षेत्र और अनुप्रयोग किसके, मनोविज्ञान के। हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को बताएंगे। तो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मन का विज्ञान, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान क्या करता है, मन का विज्ञान है, ऐसा तमाम सारे विद्वानों ने बताया। मनोविज्ञान को लेकर के नाना प्रकार की बातें होती हैं, कई प्रकार के विद्वानों ने किसी ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किसी ने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कहा कि मनोविज्ञान मन और आत्मा दोनों का विज्ञान है, किसी ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यानी अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया हुआ है साइकोलॉजी को। दोस्तों साइकोलॉजी कोई एक ऐसा विषय नहीं है जिसको एक प्रकार से एक परिभाषा में बांधा जा सके, क्योंकि इस मनुष्य का बिहेवियर लगातार बदलता रहता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि जो है साइकोलॉजी क्या करता है, मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है दोस्तों, मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है साइकोलॉजी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। दोस्तों मनोविज्ञान क्या है, पहले पहले विद्वानों में तमाम सारी होड़ लगी कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है। तो पहले कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने या जो रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग जो पता चला, इसका तात्पर्य यह है कि जब मतलब सारे विद्वानों की परिभाषाओं को देख लिया गया, फिर आधुनिक विचारकों की परिभाषाएं आई, उसमें मनोविज्ञान को मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन स्वीकार किया गया। यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जो मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होता है, तो इसमें कहा गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो होता है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। दोस्तों मनुष्य का व्यवहार लगातार परिवर्तनशील होता है, ठीक है। चूंकि जो समाज होता है, जो मनुष्य होता है परिवर्तनशील होता है, तो इसके विचार भी बदलते रहते हैं। विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेंगे, और व्यवहार बदलेगा तो इसका विषय क्षेत्र भी बदलेगा। और इस तरीके से ये एक ऐसी जो है विषय वस्तु है मनोविज्ञान, जो मनुष्य के बिहेवियर को ट्रैक करती है, उसको कवर करती है। इसलिए इसकी एक परिभाषा बांधना दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं और अर्थ डिसाइड किए हैं। आइए अब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। एक चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये तमाम सारे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। फुल एचडी क्वालिटी में आपको नोट्स यहाँ पर तैयार किया गया है। जैसे मनोविज्ञान का विकास संक्षेप में देखेंगे, किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से जो है इसका उद्देश्य है, इसकी परिभाषाएं विद्वानों ने किस तरीके से दी, ये सब आप देख पा रहे होंगे, सब चीजें लिखी हुई है। मनोविज्ञान की प्रकृति को हम देखेंगे, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को जान पाएंगे। ये देखिए मनोविज्ञान की विशेषताओं को इस तरीके से चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास, ठीक है। इसका उद्देश्य को, इस चीज को बहुत, इसके विषय क्षेत्र को और अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास, एक एक उद्देश्य को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत ही फुल एचडी क्वालिटी में नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है।
सब कुछ आपको मिलेगा। ये सारे नोट्स सभी यूनिट के इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। नोट्स कैसे आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरा नोट्स तैयार आपको मिल जाएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है। जैसे आप इतना व्हाट्सएप पर लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपए, 100 रुपए भेज देने हैं। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स मिलेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक साइकोलॉजी का सभी नोट्स मिलेगा। ठीक है, आंसर सीट, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेगा और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर परीक्षा के अंतिम समय में ये सब भी व्यवस्था मिलेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वगैरह भी मिलेगा। लिखित ऑब्जेक्टिव सब सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइकोलॉजी का ही नहीं बल्कि इसी पैसे में 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी विषय की फीस दोस्तों, सभी विषय की फीस जो होगी, ठीक है, सभी विषय की फीस कितनी होगी, मात्र और मात्र 100 रुपए। सभी सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर यहाँ पर फर्स्ट समय आप स्कैनर इसी स्कैनर पे आप फीस जमा करेंगे, वो आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। अपने घर में आपके घर में कोई चलाता तो आप उनसे भी फीस जमा करवा सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप ही को जमा करना है। ठीक है, आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर के लिए एक ऑफर लॉन्च किया गया, यानी कि जो बच्चा एक ईयर में दोस्तों 2 सेमेस्टर होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, लेकिन अगर आप इकट्ठा फीस जमा करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का भी और सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका नवंबर दिसंबर में होगा, सेकंड का पेपर आपका मई और जून के आसपास होगा 2027 में। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का फीस एक साथ अगर आप जमा करते हैं तो आपके लिए ऑफर लॉन्च किया गया है। मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में, यानी 150 रुपए फीस में दोस्तों, 150 रुपए फीस में आपको पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा सभी विषय को, यानी साइकोलॉजी के साथ साथ आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है, उन सभी का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, 150 रुपए फीस में पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा और 100 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी दिसंबर जनवरी तक, दिसंबर 2026 तक। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप परीक्षा से 2 दिन पहले भी नोट्स ले सकते हैं और अभी से भी नोट्स ले सकते हैं। अभी से जुड़ेंगे तो ग्रुप में आप जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे आप फीस जमा करेंगे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। ध्यान रखें, कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप पर ही, व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करें, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, जो को करिकुलर का पेपर होता है जिसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना, उसका पूरा बारीकी के साथ, डिटेल के साथ अध्ययन, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, इसके उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होती है। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए नोट्स अवेलेबल है और आगे चल करके आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी इससे करेंगे तो आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा। साइकोलॉजी का नोट जल्दी आपको मिलता भी नहीं है। आप जैसे आप किताब खरीदते हैं तो एक किताब कम से कम 150 रुपए के आसपास आती है। ठीक है, तो 4-5 किताब आप लेंगे, कम से कम 4 किताबें 5 किताब लेनी पड़ती है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप जोड़ लीजिए तो बहुत महंगा हो जाएगा। 60 रुपए की एक सीरीज आती है तो 5 कितनी हो जाएगी, 300 रुपए की सीरीज आप लेते हैं, नोट्स खरीदते हैं, तो आप केवल 100 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर का प्राप्त कर पा रहे हैं। 600 रुपए 2 सेमेस्टर का आपका सीरीज का दाम हो जाएगा और मात्र 150 रुपए फीस में आप 600 रुपए से अधिक का कंटेंट आप प्राप्त कर पाते हैं और उससे बेटर नॉलेज आपको मिल पाती है और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल पाता है, जो आप आसानी से पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक साथ इकट्ठा आपको मिल रही हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। ठीक है, अब चलते हैं मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं। तो मनोविज्ञान दोस्तों सबसे पहली बात है, यहाँ पर आप देख मनोविज्ञान का अर्थ, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लिखेंगे मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मन और विज्ञान। ठीक है, अब दोस्तों मन का मतलब होता है विचार, आपकी भावनाएं, आपकी अनुभूतियां, आपकी इच्छाएं और आपकी स्मृतियां, याददाश्त, ये सब आपके मन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मन क्या है, विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, इच्छाएं, स्मृतियां, इसको आप मन कह सकते हैं। ठीक है, विज्ञान क्या है,
विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान या नियमों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। यानी व्यवस्थित ज्ञान या नियमों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो विज्ञान वह होता है, यानी जब हम विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, इच्छाएं, स्मृतियों को मनुष्य के व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसी चीज को मनोविज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, अर्थात मन, उसके कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही मनोविज्ञान होता है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चीजों को समझने का प्रयास करते, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर आप समझ रहे हैं, ठीक है। चले अब मनोविज्ञान की परिभाषा को देखेंगे, विभिन्न विद्वानों ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी हुई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं, आपको यहाँ नोट्स मिल जाएगा, आप इसकी निकलवा करके इनके पेज को आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए मनोविज्ञान की परिभाषा, पहली परिभाषा लिखे वुडवर्थ। वुडवर्थ बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव पर आधारित चेतना का विज्ञान है। क्या कहे? अनुभव पर आधारित चेतना का विज्ञान है मनुष्य विज्ञान, यानी ये चेतना का विज्ञान है और किस पर? मनुष्य के अनुभव पर आधारित है, ठीक है। मॉर्गन और किंग कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार और उसके पीछे कार्य करने वाली मानसिक जो प्रक्रियाएं, जो मेंटल प्रोसेस है, जो प्राणी के या मनुष्य के व्यवहार और उसके पीछे कार्य करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है, ठीक है। स्किनर, बीएफ स्किनर पूरा नाम है, बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक है, कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और बेसिकली ये परिभाषा जो है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये बड़ी जबरदस्त परिभाषा स्किनर की, यह परिभाषा आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हिलगार्ड नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान होता है जो पर्यावरण के साथ उसकी अंतरक्रिया को निर्धारित करता है। ये बढ़िया परिभाषा आपकी समझ में आई। ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं हो गई मनोविज्ञान की। अब दोस्तों मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बाद में आप आगे देखेंगे तो मन को समझो और जीवन को संवारो, मनोविज्ञान का यही उद्देश्य होता है। अब मनोविज्ञान के परिचय की अगर बात की है तो लिख लीजिएगा कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक विषय है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो कि मनुष्य के व्यवहार का और मनुष्य की प्रक्रियाओं का बहुत ही बारीकी के साथ और साइंटिफिक अध्ययन करता है। इसके साथ साथ हमारे विचारों, हमारे इमोशंस यानी भावनाएं, हमारी विल्स यानी कि जो इच्छाएं होती हैं, स्मृतियां होती हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, धारणाएं होती हैं, हमारे सीखने की शैली होती है, हमारे मोटिवेशंस, प्रेरणा, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इन सभी को समझने का प्रयास कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। यह न केवल व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता करता है मनोविज्ञान, बल्कि मनुष्य के व्यवहार को, अपने व्यवहार को सुधारने का मौका, पूर्वानुमान करने और नियंत्रित करने की में भी सहायता करता है। ये कई मामले में जो है ये एक प्रकार से हमारी मदद भी करता है। तो मनोविज्ञान जो होता है दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का, उसके जो प्रोसेस है उसका अध्ययन करता है। अब थोड़ा सा इसके विकास को संक्षेप में अगर देखने का प्रयास करें, मनोविज्ञान का विकास, लिखेंगे प्राचीन काल में मनोविज्ञान। देखिए भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन और यूनानी दार्शनिकों ने मन और आत्मा पर विचार किया हुआ है। मन क्या है, आत्मा क्या है, आप सांख्य दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, योग दर्शन में, या फिर आप जो 60 दर्शन है भारतीय जो है दर्शनों में, उनमें आप सभी में आत्मा परमात्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आत्मा का विज्ञान भी इसको कहा गया है, ठीक है। मन क्या है, आत्मा क्या है, मन और आत्मा के बीच में क्या चीजें होती हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। तो पूरी चीजें यहाँ पर डिटेल से आपको मिल जाती हैं। क्लियर? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं मनोविज्ञान। अच्छा, दूसरी बात, मध्यकाल में क्या हुआ? मन को धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से देखा गया। फिर आधुनिक काल में 1879 में विलियम वुंट नाम के विद्वान ने प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक भी कह सकते हैं। मन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन करता है, मानसिक प्रक्रियाओं की समझ और जीवन में उपयोगी होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मनोविज्ञान को लेकर के जो मैंने बताए। मनोविज्ञान का उद्देश्य है दोस्तों कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना और उसकी व्याख्या करना। तीसरा उद्देश्य व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, उसका पूर्वानुमान लगा लेना, यह भी मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। इसके अलावा व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करना, ये सब इसका क्या होता है दोस्तों, ये सब मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मनोविज्ञान की प्रकृति को हम समझते हैं, तो मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और ये उद्देश्य को आपने समझा। मनोविज्ञान की प्रकृति को अगर समझे, नेचर ऑफ साइकोलॉजी लिखेंगे,
मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान होता है। यह मानव के व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर, उनके जो मनुष्य के विचार होते हैं उन विचारों, भावनाओं, बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रेरणा आदि का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की प्रकृति को समझना आवश्यक है ताकि इसके स्वरूप, कार्यक्षेत्र तथा महत्व को ठीक प्रकार से समझा जा सके। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति के मुख्य पहलुओं में अगर समझे तो कई सारे पहलू हैं जो मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि पहला कि मनोविज्ञान क्या करता है, ये मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, पहली बात। दूसरी बात, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की चीजों का अध्ययन करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो बहुत ही चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है, चाहे प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, मनुष्य की तीसरी बात है, तीसरी प्रकृति, यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण भी करता है। यानी मनोविज्ञान को आप जो है प्रयोगशाला में या आप बहुत अच्छे तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके चीजें की जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथी बात है ये कि यह एक स्वतंत्र विषय है परंतु अन्य विषयों से संबंधित है। जैसे मनोविज्ञान भले ही स्वतंत्र विषय है लेकिन यह शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, दर्शन से भी जुड़ा हुआ है और अन्य सभी विषय से भी मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। चूंकि मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है और मनुष्य से ही सभी विषय संबंधित है, तो ये भी संबंधित ही है। इसके अलावा यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर आधारित होता है, यानी प्रिंसिपल्स एंड बिहेवियर दोनों पर काम करता है और सतत और विकसित होने रहने वाला विषय है, यानी कि इसमें बदलाव भी हमेशा होता रहता है। ठीक है, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं मनोविज्ञान विज्ञान क्यों है। दोस्तों मनोविज्ञान विज्ञान क्यों है, यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और वैज्ञानिक है, इसलिए ये विज्ञान माना जाता है। क्योंकि ये जो बताता है वो सटीक बताता है और वैज्ञानिक बताता है, इसलिए विज्ञान है। दूसरी बात, यह अवलोकन, प्रयोग और परिकल्पना प्रैक्टिकल हाइपोथेसिस का तैयार करना, ऑब्जर्वेशन विधि और टेस्ट वाली जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, इसलिए यह वैज्ञानिक है। यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसके साथ साथ यह प्रमाणिक तथ्यों यानी कि प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालता है, यानी जो भी निष्कर्ष इसका निकलता है वो प्रमाणिक होता है, उसमें जो है सही जानकारी होती है, कोई लाग लपेट की बात नहीं होती है। इसके नियम सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं, कभी भी चेक किए जा सकते हैं और सामान्य होते हैं, जो कि एक विज्ञान की खासियत है। यानी कि यह एक विज्ञान है, इसके बारे में ये कथन है। इसका उद्देश्य भविष्यवाणी तथा नियंत्रण भी होता है, यानी कि ये प्रेडिक्शन भी कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है आगे की घटनाओं को। ये होता है मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान को साइंटिफिक होने का एक प्रकार से यहाँ पर चीजें बताई गई। मनोविज्ञान की विशेषताओं को अगर देखें तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मनोविज्ञान की विशेषताएं अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से ऐसे भी अगर आप चार्ट बना करके समझा देंगे तो एग्जामिनर बड़ा प्रभावित होगा आपसे और आपको काफी अच्छा नंबर भी देगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखिए मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रकृति, सबसे पहली विशेषता क्या है मनोविज्ञान की कि वैज्ञानिक प्रकृति यानी कि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करता है। ये मनोविज्ञान की पहली विशेषता क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं उनके द्वारा ये अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्या करता है दोस्तों, ये आपका क्या करता है अनुभवजन्य है। दूसरी बात क्या है, पहला विशेषता है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि अनुभवजन्य है, यानी अनुभव और अवलोकन पर आधारित है, यानी कि कोई भी जानकारी होगी तो उसको देख करके ऑब्जर्वेशन करके और अनुभव का प्रयोग भी इसमें हो सकता है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके अनुभव अवलोकन इन सभी का भी प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता यह है कि वस्तुनिष्ठता है, इसमें तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई मतलब जो बातें होती बिल्कुल स्पष्ट होती, इसमें कोई जो है लाग लपेट की बात नहीं की जाती है। ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। अब ये सब चीजों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। क्लियर क्लियर। अब चौथा होता है सामान्यीकरण की प्रकृति, यानी कि ये व्यवहार के सामान्य नियम बनाता है। यानी व्यवहार मनुष्य के व्यवहार होते हैं उसके आधार पर ये नियम भी बना सकता है और नियम वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा ये अनुप्रयुक्त विज्ञान है, यानी कि ये व्यवहार को नियंत्रित करता है और सुधार भी सकता है, भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। सतत और विकासशील यानी नए शोध यानी न्यू रिसर्च और अनुभव के आधार पर निरंतर विकास करता है, उसमें बदलाव भी करता रहता है। मनोविज्ञान की विशेषताएं कुछ इस तरीके से हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति है, इसकी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करता है, अनुभव और अवलोकन पर आधारित है
तथ्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, व्यवहार के सामान्य नियम होते हैं इसमें, ठीक है, व्यवहार को कंट्रोल करता है और कोई भी व्यवहार मनुष्य का उसमें सुधारने में मदद भी करता है और नए शोध और अनुभव के आधार पर निरंतर विकास भी करता रहता है। ये तमाम सारी चीजें आपने इसमें समझी। अब आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात करते हैं। दोस्तों लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, व्यवहार के नियमों का निर्धारण करना, व्यवहार की भविष्यवाणी करना, व्यवहार को कंट्रोल करना और उसको सुधारना, ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं इसका ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र समझते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, मनोविज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों में मानव व्यवहार को समझने तथा समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं बल्कि बहुत ही व्यापक है। अलग अलग क्षेत्रों में आज आप देख रहे हैं कि मनोविज्ञान का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है। क्लियर। चले, पहला विषय क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का व्यापक उपयोग होता रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, रुचि, बुद्धि, अभिरुचि आदि को समझने में सहायता मिलती है इससे। शिक्षण विधियों का चयन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा और मूल्यांकन में उपयोगी है। तो ये दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में भी मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ता है जब भी आप टीचर बनने के लिए तैयारी करते, चाहे टेट का, सीटेट का, तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ता है। किस तरीके से बच्चे का विकास हुआ है, विद्यार्थी कैसे सीखता है, उसकी रुचि क्या है, बुद्धि क्या है, अभिरुचि क्या है, इसको समझने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग खूब है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग खूब होता है। मनोविज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक रोगों की समझ और उपचार में सहायता करता है। जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर तमाम सारे हो गए, तमाम चिंता विकार, बहुत सारे ऐसे विकार हैं जो कि होते रहते मनुष्यों को, तो उन सभी विकार को खत्म करने के लिए या उनसे निपटने के लिए दोस्तों एक थेरेपी होती है, जिसको आप थेरेपी बोल रहा हूँ। ठीक है, टॉक थेरेपी कह सकते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, टॉक थेरेपी कहा जाता है। टॉक थेरेपी में होता यह है दोस्तों, इसमें बातचीत के माध्यम से आपका निदान किया जाता है रोगों का। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में आज मनोविज्ञान बहुत आगे। जैसे डॉक्टर कह देते कि जाओ ठीक हो, आप कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आप मेंटली जो है सही हो जाते हैं। मानसिक रोगों का निदान, परामर्श और उपचार में उपयोग होता है इसका। रोगी के व्यवहार, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझना भी मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा विषय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। उद्योगों में मनोविज्ञान का उपयोग कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, प्रेरणा और कार्य कुशलता बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं संतोष का आकलन, कार्यस्थल पर सामंजस्य और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। तो उद्योग क्षेत्र में दोस्तों आज जो है मनोविज्ञान का उपयोग, कर्मचारियों को चुनना कैसे है, उनका ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको मोटिवेशन कैसे देना है, उनका कार्य कुशलता कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी क्षेत्रों में आज काम कर रहा है कौन, मनोविज्ञान। तो इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। अगला क्षेत्र है सेना में। सेना में भी आज मनोविज्ञान काफी हद तक जो है अपनी जड़ें जमा चुका है। सेना में मनोविज्ञान का उपयोग सैनिकों की चयन प्रक्रिया में, सैनिकों को चुनने में, उनको ट्रेनिंग देने में, नेतृत्व करने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, युद्ध की स्थिति में मानसिक संतुलन हेतु जो है सेना क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। सैनिकों की मानसिक दृढ़ता और साहस बढ़ाना, युद्ध के तनाव और भय से निपटने में सहायता, ये सब सेना क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर। तो आप सब चीजों को समझ पा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। क्लियर, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल है बीए करिकुलर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसे मैं वीडियोस देता रहता हूं। अच्छा, अगला आपका विषय क्षेत्र है दोस्तों, अगला विषय क्षेत्र क्या है, खेल क्षेत्र। खेल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो खेल क्षेत्र में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। खेल क्षेत्र में दोस्तों, खेल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो खेलों में मनोविज्ञान का जो उपयोग बहुत बढ़ रहा है। जैसे खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी करना हुआ, उनको मोटिवेशन देना हो, खिलाड़ियों को उन पर ध्यान देना हो, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन करवाना हुआ,
आत्मविश्वास को बढ़ाने में आप देखते मनोविज्ञान का ही सहारा ले, यानी कि खेल में मनोविज्ञान काफी हद तक जा चुका है। खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक है मनोविज्ञान। हार जीत के तनाव को नियंत्रित करने में मनोविज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। जैसे आप देखते हैं जब भारतीय टीम हारती है तो इसे श्रेयस अय्यर अभी शुरुआती दौर में 2 सीरीज हारे, इंग्लैंड से आयरलैंड से, दोनों से सीरीज हार गए, लेकिन फिर जिम्बाब्वे से जीते। तो अगर वो हार का ही सोच बना करके बैठे रहते तो शायद ना जीत पाते और वो जिम्बाब्वे से भी हार जाते। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो कोच वगैरह होते हैं वो मोटिवेशन देते हैं, कोई बात नहीं, हम अच्छा नहीं खेले या कॉम्बिनेशन हम बना रहे थे, हम थोड़ा टेस्ट कर रहे थे इसलिए हार गए। ठीक है, मतलब ये नहीं कि भाई चीजें डिमोटिवेशन करेंगे खिलाड़ियों को, नहीं, डिमोटिवेशन नहीं करना, वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करना है, प्रेरणा देना उनको, ताकि वो आगे के एग्जाम मतलब आगे के टेस्ट के लिए, आगे के मैचेस के लिए तैयार हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला विषय क्षेत्र है दोस्तों न्यायालय क्षेत्र। न्यायालय क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग खूब बढ़ रहा है। न्यायालय में मनोविज्ञान का उपयोग गवाहों के बयान, अपराधियों के व्यवहार की समझ तथा अपराध की मानसिक अवस्था को जानने में आजकल हो रहा है। गवाह की विश्वसनीयता का आकलन भी, जैसे गवाही देते समय व्यक्ति लड़खड़ा रहा, उसका चेहरा देख करके बड़े बड़े वकील या जज भांप लेते कि सही बोल रहा कि गलत बोल रहा है। अपराधियों के पुनर्वास और परामर्श में सहायता भी मनोविज्ञान के द्वारा ही करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्रों में मनोविज्ञान समाज में मानव संबंध, सामाजिक व्यवहार, समूह व्यवहार, जनमत, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। तो इसलिए सामाजिक क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का उपयोग बढ़ रहा है। सामाजिक समायोजन और सहयोग को बढ़ावा देता है, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में मदद करता है। सामाजिक जो क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों परामर्श क्षेत्र, परामर्श यानी काउंसलिंग के क्षेत्र में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत, शैक्षिक, पारिवारिक या व्यवसायिक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है परामर्श क्षेत्र में। ठीक है, व्यक्ति के भावात्मक तनाव को कम करना, समस्याओं के समाधान हेतु सही मार्गदर्शन देना भी आप देखते मनोविज्ञान का ही प्रयोग होता है। तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और यह शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सेना, खेल, न्यायालय, सामाजिक क्षेत्र, परामर्श जैसे अनेक क्षेत्रों में मानव जीवन को बेहतर बनाने और समस्याओं के समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र काफी बड़ा है। अब मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को अगर समझते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। मनोविज्ञान का ज्ञान केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं, बल्कि इनके अनेक व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं। हमारे जीवन में के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रैक्टिकल सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे शिक्षा में इसका अनुप्रयोग हो रहा है मनोविज्ञान का, कैसे हो रहा है उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे हो रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। शिक्षा में अनुप्रयोग, जैसे मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, बच्चा कैसे सीखता है, इस चीज को जो है ये चीज बताता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो सीखता कैसे, आखिरकार वो किन किन चीजों के माध्यम से अधिगम करता है, लर्निंग कैसे करता है, उसके सिद्धांतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसको रुचिकर करने के लिए, परिणामदायी बनाने में भी मनोविज्ञान का उपयोग होता है। कि बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा तो उसको उसके लिए अलग से नियम या कैसे सिद्धांत तैयार करें जिससे वो पढ़ाई करने में ध्यान दे। उदाहरण के लिए अगर समझें, शिक्षा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग मनोविज्ञान का हुआ, यानी मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया शिक्षा के क्षेत्र में। छात्र की रुचि, बुद्धि, अभिरुचि, सीखने की शैली को समझ करके उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाती है। यानी कि किस बच्चे की रुचि कैसी है, कौन सा बच्चा के पास बुद्धि कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है, सीखने की शैली उसकी कैसी है, उसके आधार पर हम उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, उस विशेष बच्चे के लिए एक शिक्षण की विधि बनाते हैं कि भाई इस बच्चे को अगर इस तरीके से, ऐसे कोई बच्चा डॉक्टरी क्षेत्र में अधिक उत्तीर्ण, मतलब कि उस क्षेत्र में ज्यादा जा रहा है, उसकी रुचि है डॉक्टर बनने की, तो उसके लिए शिक्षण विधि अलग बनाना। तो उसको कैसे पता करें कि वह बच्चा, उसकी रुचि क्या है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी अभिरुचि क्या है, सीखने की क्षमता कितनी है, तो वो मनोविज्ञान ही बताता है। मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में खूब दबा करके हो रहा है। ठीक है, परिवार में भी इसका अनुप्रयोग खूब हो रहा है दोस्तों। परिवार में देखिए, परिवार में आपसी संबंधों को मधुर, समझदारीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनाने में मनोविज्ञान सहायक होता है। मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम यह समझते हैं कि जैसे अगर मैं अपनी पत्नी की जगह पर होता तो इस स्थिति में क्या करता, या पत्नी सोचती कि अगर मैं पति के स्थान पर होती तो क्या सोचती। तो जब दोनों का तालमेल से बैठता तभी जीवन सफल होता है। तो यहाँ पर जो होता है, माता पिता बच्चों के व्यवहार, समस्याओं और आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हें बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। वो जानते कि हम भी कभी बच्चे थे, हम भी ऐसे शरारतें किया करते थे। ठीक है, तो बच्चों को उस तरीके से व्यवहार करते हैं ताकि बच्चे ऐसी शरारत ना करें।
तो वो चीजें समझना मनोविज्ञान ही सिखाता है। इसके अलावा डॉक्टर, व्यवसाय में अनुप्रयोग, व्यवसाय में भी आप देखिए मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है। व्यवसाय में कर्मचारियों के चयन करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको मोटिवेशन, नेतृत्व और कार्य क्षमता बढ़ाने में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में कर्मचारियों की योग्यता और व्यक्तित्व को समझ करके सही कार्य सौंपा जाता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि किस व्यक्ति के पास कितनी योग्यता है, कौन सा कर्मचारी कितना काम कर सकता है, कौन सा कर्मचारी दिन में अच्छा करता है, कौन सा रात में अच्छा करता है, ये सब चीजें आप कैसे जान पाते हैं? मनोविज्ञान के द्वारा। तो उससे आप उस क्षेत्र में, या रात वाले को रात में रखें, दिन वाले को दिन में रखें, या कौन से क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति ज्यादा काम कर पा रहा है उस क्षेत्र में उसको ज्यादा रख दें। मतलब कहने का यह है कि मनोविज्ञान आपको बता देता है कि कौन सा व्यक्ति किस लिए बना हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी उत्पादकता अपनी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी इसका अनुप्रयोग हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक रोगों की पहचान करना हुआ, उसका उपचार करना हुआ, रोगों की रोकथाम में मनोविज्ञान का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण आजकल हो गया है। उदाहरण के लिए तनाव, अवसाद, चिंता जैसी मानसिक समस्याओं की काउंसलिंग और थेरेपी के द्वारा चिकित्सा दी जाती है। आजकल जो है कीमोथेरेपी कह रहा हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे तमाम प्रकार की ऐसी थेरेपी चल रही है दोस्तों, जैसे कि टॉक थेरेपी, बातचीत के माध्यम से आपका रोग खत्म कर दिया जाता है। बेसिकली मनोविज्ञान में टॉक थेरेपी ही काम करती है। टॉक थेरेपी के द्वारा क्या होता है कि बातचीत करके आपको स्ट्रेस को, आपकी चीजों को कम किया जाता है, और आप उसमें जो है चीजों को समझ पाते हैं और आसानी से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं दोस्तों। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो अगला पांचवा होता है खेलों में इसका अनुप्रयोग। खेलों में खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता, एकाग्रता, आत्मविश्वास और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मनोविज्ञान सहायता करता है। जैसे कि मानसिक प्रशिक्षण को ऐसे विजुअलाइजेशन के द्वारा, रिलैक्सेशन के द्वारा खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कहाँ पर आप कमी कर पा रहे हैं, उन चीजों के माध्यम से उनको बताना कि ये चीज करेंगे तो और बेटर हो पाएंगे। तो मनोविज्ञान के द्वारा हम समझ पाते हैं कौन सा खिलाड़ी का मानसिक जो है इस मतलब कि वो कहाँ पर जो है जैसे आप देखते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो होते थे पहले माइंड गेम खेलते, कहते नहीं माइंड गेम खेल रहा है। माइंड गेम मतलब कि क्या होता है, एक बॉलर जो होता है वो बैटर से आगे सोचे और बैटर बॉलर से आगे सोचे, माइंड गेम यही होता है। तो मनोविज्ञान के द्वारा ही माइंड गेम खेला जाता है, मनोविज्ञान ही वहां पर काम करता है। छठा होता है दैनिक जीवन में अनुप्रयोग इसका। देखिए मनोविज्ञान हमें अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को समझने तथा दैनिक जीवन में यानी कि डेली का डेली जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। कौन? मनोविज्ञान। उदाहरण के रूप में जैसे क्रोध पर नियंत्रण करना हो गया, समय का सदुपयोग करना हो गया, लक्ष्य निर्धारण करना हो गया, सकारात्मक सोच आदि हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो ये सकारात्मक सोच जो होते दोस्तों हमारे जीवन में जो है मनोविज्ञान का अनुप्रयोग इससे होता है। और भी तमाम सारी चीजें सारांश के रूप में लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान के ये अनुप्रयोग हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता, संतुलन और सुख समृद्धि प्राप्त करने में सहायता करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर, इन सभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेटर है। आप मनोविज्ञान के बेसिक जो बहुत सारे उपागम है उनको समझने का प्रयास करते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो सबसे पहले इसके परिचय को समझते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान का अप्रोच देखिए, मनोविज्ञान मनोगतिक उपागम, मनोगत्यात्मक उपागम कह सकते हैं इसको। मनोगत्यात्मक उपागम क्या है? तो मनोगैतिक मतलब कि गतिक उपागम, या साइकोडायनेमिक मतलब कि गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक अप्रोच कह सकते हैं इसको हिंदी में, या मनोगतिक उपागम कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मनोगत्यात्मक उपागम मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपागम है, जिसे सिगमंड फ्रायड नाम के विद्वान ने विकसित किया हुआ है। यह मानव व्यवहार को मानसिक शक्तियों, आंतरिक संघर्षों और अचेतन इच्छाओं के आधार पर समझता है। इस उपागम के अनुसार हमारे व्यवहार का मूल कारण हमारे अचेतन मन में छिपी इच्छाएं और दबी हुई भावनाएं होती हैं। इसमें सिगमंड फ्रायड ने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा दी है। सभी चीजों को बारीकी के साथ बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सिगमंड फ्रायड की अगर बात की जाए, जन्म 1856 में, मृत्यु 1939 में होती है। मनोविश्लेषक है ये, और मनोविश्लेषण के जनक है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा हिंदी के जो है मतलब विद्वानों पर भी। आप देखते हैं आज्ञे हो गए, जनेन्द्र कुमार हो गए, इन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चल करके आप देखते हैं कि जो है प्रयोगवादी विचारधारा है चलती रही। सिगमंड फ्रायड 1856 से 1939 ऑस्ट्रिया के महान मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोडायनेमिक।
इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए मन की गहराइयों में जाकर के अध्ययन किया और अचेतन मन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इनकी प्रमुख कृतियों में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइको पैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे। इन्होंने चेतन और अचेतन मन के बात में यानी कि कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस माइंड पर काफी काम किया। दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारा मन 3 स्तरों पर कार्य करता है, चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। चेतन कॉन्शियस हमारा माइंड, वह भाग जो इस समय हमारी जागरूकता में होता है उसको चेतन कहा जाता है। जैसे कि हमारे माइंड जो हम जानते हैं वो चेतन है। जैसे यहाँ पर चित्र के बारे में समझे, ये ऊपर का भाग जो हमको दिखाई, जो हमको समझ में आता है वो चेतन होता है। एक होता है दोस्तों इसका छाया क्षेत्र, पूर्व चेतन। पूर्व चेतन जिसको आप कह सकते हैं प्री कॉन्शियसनेस, यानी वह भाग जो आवश्यकता पड़ने पर चेतन में, यानी कि जैसे कोई चीज आपको याद लानी है, जैसे कोई चीज आप पहले पढ़ चुके हैं उसको आपको याद में लाना है तो तुरंत आप जरूरत पड़ने पर वो चीजें आपके समक्ष आ जाती हैं, उसको कहते हैं पूर्व चेतन। यानी कि आपको जरूरत पड़ने पर चीजें याद आ जाए उसको बोलते हैं पूर्व चेतन। ठीक है, तो पूर्व चेतन अवस्था वाला माइंड ये है। पहला माइंड ये जो आप जागरूक अवस्था में हमेशा चेतन रहता है वो। दूसरा पूर्व चेतन, जब जरूरत पड़ती तो वो सामने आ जाता है। तीसरा होता है अचेतन मन। तो मन के 3 प्रकार बताए, 3 स्तर पर काम करता है। तीसरा होता है अचेतन, अनकॉन्शियसनेस माइंड। ये होता है दोस्तों वह भाग जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं और स्मृतियां रहती हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यानी कि इसमें दबी हुई चीजें होती हैं, ये एक प्रकार से दिखाई और मतलब जरूरत पड़ने पे काम भी नहीं आती, लेकिन हाँ ये दबी रहती हैं, जिससे हमारी दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं, स्मृतियां दबी रहती है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ये अचेतन होता है। तो इस तरीके से 3 लेवल में हमारे स्तर होते हैं। अच्छा, चौथी बात इन्होंने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करी। अब इन्होंने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप समझिए, देखिए ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना 3 भागों से मिलकर के बनती है। 3 भाग कौन कौन से दोस्तों उसको जानने का प्रयास करते हैं। 3 भाग कौन कौन से दोस्तों, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? देखिए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है, सॉरी ईड क्या है दोस्तों, ईड की अगर बात की जाए, ईड तो यह व्यक्तित्व का मूलभूत भाग है। इसमें हमारी जैविक इच्छाएं, यानी दिन की इच्छाएं से आपको भूख लगना, प्यास लगना, काम की इच्छा होना, ये आनंद सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है आपका ईड जो होता है। दूसरा होता है ईगो। ईगो जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, ईगो ये वास्तविकता सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। यह ईड की इच्छाओं और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन स्थापित करता है और तर्क संगत निर्णय देकर के व्यवहार को कंट्रोल करता है नहीं कि आपके लिए क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये ईगो जो होता है ये रियलिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से इसमें जैविक, जैसे शरीर की इच्छा जो होती है वो ईड बताता है, लेकिन जो इच्छाएं हमारी ईड की इच्छाएं हैं और जो बाहरी दुनिया है उसके बीच में संतुलन स्थापित करने का काम करता है और तर्कसंगत निर्णय लेता है कि क्या जरूरत की चीजें हैं, वो होता है ईगो। तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करता है और पूर्णता सिद्धांत यानी परफेक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान हमको सुपर ईगो देता है। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो ये से समझते हैं कि यदि ईड कहे कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, ईड क्या कहता है, ईड का काम क्या है, ईड कहता है कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, तो ईगो क्या करेगा, ईगो बताएगा कि ईगो सोचता है कि क्या यह सही है, चॉकलेट खाना सही है या गलत है, ईगो डिसाइड करके हमको बताता है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों, अब इसके बाद में क्या करता है, और सुपर ईगो क्या करता है, सुपर ईगो कहता है कि अत्यधिक चॉकलेट खाना गलत बात है। फिर ईगो संतुलित निर्णय लेता है, सुपर ईगो, और कहता है कि जो है क्या कहता है कि भाई कम खाना, एक ही चॉकलेट खाना है, वो भी हफ्ते में एक आध बार चॉकलेट खाना है, डेली नहीं खाना है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो का यही काम होता है। ये सिगमंड फ्रायड का ही सिद्धांत है सारे। अब जो है मनोगत्यात्मक उपागम की अगर बात की तो उसकी विशेषताएं लिखेंगे। पहली बात है कि यह मन की गहराइयों यानी अचेतन पर बल देता है। ठीक है, दूसरी बात है मानव व्यवहार के पिछले अनुभवों पर ध्यान देता है। अगली बात है कि व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना को समझता है, चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन सभी की बात करता है, यानी सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास भी ये करता है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया, बहुत सारी चीजों को जान लिया दोस्तों। घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है।
क्लियर। अब सीमाएं क्या क्या, लिमिटेशंस क्या क्या है इनकी, मनोगत्यात्मक उपागम की। यह उपागम अधिक व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव है। वैज्ञानिक परीक्षणों की दृष्टि से इसकी सीमाएं होती हैं, मतलब कि ये पूर्णतः सत्य नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव है, व्यक्तिपरक है। यह वर्तमान व्यवहार की बजाय अतीत पर अधिक जोर देता है, ठीक है। और यह सभी प्रकार के व्यवहारों को समझाने में सक्षम नहीं होता है, सभी प्रकार के मनुष्य के व्यवहारों को नहीं समझा पाता है, बस कुछ ही समझा पाता है, इसलिए ये मतलब परफेक्ट है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच। तो पहला था आपका कौन सा अप्रोच दोस्तों, पहला था आपका मनोगत्यात्मक जो है अप्रोच, मनोगत्यात्मक अप्रोच। दूसरा है आपका क्या है, ठीक है, व्यवहारवादी उपागम। मनोविज्ञान का क्या है, व्यवहारवादी उपागम। देखिए व्यवहारवादी उपागम मनोविज्ञान का वह उपागम है दोस्तों जो केवल प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाले व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अध्ययन पर बल देता है। इस उपागम के अनुसार मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए आत्मनिरीक्षण जैसे अवैज्ञानिक तरीकों को छोड़ करके वस्तुनिष्ठ अध्ययन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इस उपागम का मुख्य लक्ष्य व्यवहार की भविष्यवाणी तथा नियंत्रण करना होता है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जॉन वाटसन की अगर बात की जाए, जॉन वाटसन क्या कहते हैं, जॉन वाटसन दोस्तों, जॉन वाटसन 1878 से 1958 इनका समय काल है, ठीक है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। इन्होंने 1913 में मनोविज्ञान जैसा व्यवहारवादी उसे देखता है, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरलिस्ट व्यूज इट, यानी ये एक लेख प्रकाशित हुआ, इन्होंने मनोविज्ञान जैसे व्यवहारवादी उसे देखता है, ये एक लेख है, अंग्रेजी में है एज द बिहेवियर, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरलिस्ट व्यूज इट। ये एक लेख था जो कि इनके द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इनका मत था कि मनोविज्ञान को केवल व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, ना कि चेतना या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, ये भाई साहब कहते हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है, गिव मी अ डोजन हार्टली वाइब्स एंड माई ओन स्पेसाइड वर्ड टू ब्रिंग देम अप इन एंड आई विल जनरेट टू टेक एनी वन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिटीज आई माइट सेलेक्ट। ये इनका मानना था जॉन वाटसन का। अच्छा, अब आते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर साहब की अगर बात की जाए तो बीएफ स्किनर साहब कहते हैं, इनका जन्म 1904 में, 1990 में मृत्यु। व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं बीएफ स्किनर भी, ठीक है। जनक और है, लेकिन प्रवर्तन में साथ इन्होंने भी दिया था बाद में। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इनकी प्रमुख रचना है बीएफ स्किनर की द बिहेवियर ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, 1938 में प्रकाशित है। स्किनर बॉक्स नामक यंत्र बनाया जिसके द्वारा प्रयोग कर जीवों के व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है, क्लियर। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशन के प्रवर्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्य सिद्धांत की अगर बात की जाए तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी आपका सामने आता है, ठीक है। उद्दीपक, प्रतिक्रिया और जो है प्रबलन, सभी के बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पावलोव के प्रयोगों पर आधारित है, जिसमें एक तटस्थ उद्दीपन को किसी प्राकृतिक उद्दीपन के साथ जोड़ करके सीखना होता है, ठीक है। स्किनर का सिद्धांत क्या है, जिसमें व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम प्रबलन या दंड के आधार पर व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती या घटती है। प्रबलन क्या होता है, किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम मिलने पर उस व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं हारन बजा, तो हारन बजने पर अगर आप स्माइल हुई तो फिर उसके बाद में क्या प्रबलन बढ़ जाएगा कि भाई दोबारा से फिर हारन बजाया जाए। तो इस तरीके से अगर इसी हारन बजाने से दिक्कत होती तो फिर वही चीज नहीं बजाई जाती है, तो पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। अगर सुखद परिणाम मिलेगा तो पुनरावृत्ति बढ़ जाएगी, अगर दुखद परिणाम मिलेगा तो वही चीज दोबारा नहीं किया जाएगा। दंड, अवांछित व्यवहार के बाद दंड मिलने पर उस व्यवहार की पुनरावृत्ति कम हो जाती है, यानी कि अगर उद्दीपन जो अच्छा नहीं रहा, प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिलेगी, तो फिर दंड की व्यवस्था, तो इसके बाद में दोबारा से वो जो है दोबारा उसकी क्षमता नहीं रहेगी, दोबारा चीजें नहीं की जाएंगी। एक परिस्थिति में सीखा गया व्यवहार समान परिस्थितियों में भी प्रदर्शित होता है, समानीकरण इसमें है। विभेदन ये कि व्यक्ति समान और असमान परिस्थितियों में अंतर करना सीखता है सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। तो तमाम सारी चीजें हैं। विशेषताएं ये है दोस्तों इन सिद्धांतों की, जो व्यवहारवादी उपागम है उसकी, व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने पर बल देता है व्यवहारवादी उपागम। केवल प्रत्यक्ष और मापनीय व्यवहार पर ध्यान देना होता है। प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग होता है इसमें। व्यवहार की भविष्यवाणी तथा नियंत्रण पर बल दिया जाता है। सीखने की प्रक्रिया को प्रबलन और दंड के द्वारा समझाया जाता है। प्रबलन माने क्या होता है, अगर आपने अच्छा किया, अगर कोई चीज आप सीखने के लिए आपको बोला गया, आपने सीखा, तो आपको और दोबारा उसी पर सिखाया जाएगा, आगे बढ़ेंगे। आप नहीं सीख पाते तो आपको बताया जाएगा कि क्यों नहीं सीख पाते, दंड का प्रावधान रहेगा, ठीक है। दोबारा वो चीजें नहीं करी जाती हैं जिससे आपको दिक्कत हो। शिक्षा, प्रशिक्षण, उद्योग,
आदि क्षेत्रों में उपयोगी होता है ये सिद्धांत। वस्तुनिष्ठता और परिमाणात्मक दृष्टिकोण है ये, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं किसकी, मनो आपका जो व्यवहारवादी उपागम होता है मनोविज्ञान का, उसका। इसकी लिमिटेशन ये दोस्तों की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे चेतना, विचार, भावनाएं की ये उपेक्षा करता है, इन चीजों को नहीं पकड़ता है। जो मनोगत्यात्मक चीजें होती है वो इसको पकड़ता है, लेकिन ये नहीं पकड़ता है व्यवहारवादी उपागम। मनुष्य को यंत्रवत मानता है, उसकी स्वतंत्रता की अवहेलना करता है व्यवहारवादी उपागम। सभी प्रकार के व्यवहार को प्रबलन दंड से नहीं समझाया जा सकता, ये इसकी सीमा है। यानी हर एक व्यवहार को आप प्रबलन और दंड से नहीं समझाते कि आप जो अच्छा करेंगे तो और प्रोत्साहन मिलेगा, बुरा करेंगे तो दंड मिलेगा, इसी से सारे व्यवहार नहीं समझ पाएंगे आप। अगर आपको चीज अच्छा कोई चीज आपने किया, उसके लिए आपको प्रोत्साहन मिल रहा तो आप वो काम और करेंगे। अगर कोई काम आपने कर दिया उसके लिए आपको दंड मिल रहा तो वो काम आप नहीं करेंगे। हर चीज में ऐसा नहीं हो सकता है। रचनात्मकता, कल्पना, समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय व्यवहारों की उपेक्षा करता, उपेक्षा माने उनको नहीं समझता, उनको नेग्लेक्ट करता है। मानवीय मूल्य, भावना और प्रेरणा को पर्याप्त स्थान नहीं देता है, यह इसकी लिमिटेशंस भी है। एक तरफ इसकी विशेषता, दूसरी तरफ इसकी कमियां हैं। तो कमी विशेषताएं हर एक सिद्धांत में पाई जाती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगला जो उपागम है वो है संज्ञानात्मक उपागम, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच मनोविज्ञान का। कॉग्निटिव अप्रोच की अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार से मनोविज्ञान का ही एक वो है, तो इसके बारे में समझते हैं। उपागम, संज्ञानात्मक उपागम कहा जाता है इसको। मनोविज्ञान का उपागम है ये संज्ञानात्मक उपागम, जो मानव के मानसिक प्रक्रियाओं जैसे मनुष्य के ज्ञान, विचार, धारणा, स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय, भाषा, समझ, इन सभी के अध्ययन पर बल देता है संज्ञानात्मक उपागम। यह उपागम मानता है कि मानव मात्र बाह्य उत्तेजनाओं का निष्क्रिय प्रतिक्रिया करता नहीं होता, बल्कि वह सक्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करता है, उसका अर्थ निकालता है और फिर उसका उपयोग करता है। यानी कि मनुष्य जो होता है वो एक प्रकार से मनुष्य एक बाह्य उत्तेजना का निष्क्रिय प्रतिक्रिया करता नहीं था कि भाई कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करेगा। वो सक्रिय रूप से कोई भी जानकारी होगा तो मनुष्य उसको ग्रहण करेगा, उसको समझेगा, उसका अर्थ निकालेगा, फिर उसका उपयोग करेगा। अगर अच्छा उसका रिस्पॉन्स तो दोबारा करेगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। यह उपागम 1950 के दशक में व्यवहारवाद की सीमाओं के विरोध स्वरूप विकसित हुआ और आगे बढ़ा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है मुख्य विचार। तो हम कैसे सोचते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और समस्या सुलझाते हैं, ये सब संज्ञानात्मक उपागम का मुख्य विषय है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख वैज्ञानिकों में इसके उपागम में जैसे यूरिक जो है, नाइजर, जीन पिगेट, ठीक है, इसके अलावा बर्नर हो गए, ठीक है, जॉर्ज मिलर हो गए, ठीक है, एरोन बेक हो गए, ये सारे विद्वान जो है ये संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित है। मुख्य विचार जो संज्ञानात्मक उपागम का है मनोविज्ञान के, वो ये है कि मानो एक सक्रिय सूचना प्रसंस्करण तंत्र यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। मन को कंप्यूटर के समान माना जाता है इस उपागम में, जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसको इकट्ठा रखता है, उसका एक प्रकार से संशोधित यानी प्रोसेस करता है, उसको एनालिसिस करता है और उसका अपने जीवन में उपयोग भी करता है सूचनाओं का। तो मनुष्य कंप्यूटर के मन की भांति काम करता है, इसमें यह बताया गया है। व्यवहार का निर्धारण केवल बाहरी उत्तेजनाओं से नहीं बल्कि भीतर चल रहे मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, यह बात भी इसमें है। सीखना, स्मृति, सोच, ध्यान, भाषा, निर्णय आदि मानसिक प्रक्रियाएं व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो संज्ञानात्मक उपागम जो होता है सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि सीखने पर, स्मृति पर और सोच पर डिपेंड करता है। तीनों चीजों को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। सीखना लर्निंग, स्मृति को मेमोरी और सोच को थिंकिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सीखना, संज्ञानात्मक उपागम में सीखने को सूचना के ग्रहण, संगठन, भंडारण और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया माना जाता है। जैसे आपने कोई जानकारी को पढ़ा, ठीक है, उसको ग्रहण किया नहीं, उसको समझा, उसको इकट्ठा रखा, ठीक है, और उसको फिर दोबारा जब आपको जरूरत पड़े तो आप याद करके उसको प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे आपने जानकारी पढ़ रहे हैं, जब पेपर आएगा तो इसमें पेपर में आप इन चीजों को याद करे हुए हैं, पेपर के समय में आप लिख देंगे याद करके। यहाँ समझने की, अंडरस्टैंडिंग पर अधिक बल दिया जाता है, केवल रटने पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, समझने पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के रूप में जब कोई नया सूत्र समझते हैं तो हम उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये होता है अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे, और रटते हैं तो बस आप कुछ ही समय तक उसको रख पाते हैं। ठीक है, स्मृति यानी मेमोरी, स्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को संग्रहित,
सुरक्षित और पुनः प्राप्त किया जाता है। स्मृति के प्रकार की अगर बात की जाए तो संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे अपने मोबाइल नंबर सुना तो संवेदी स्मृति है, थोड़ी देर याद रखा अल्पकालिक स्मृति हो गई, और बार बार आपने अभ्यास किया और अस्थायी रूप से उसको याद कर लिया, उसको दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है। तो ये स्मृति यानी याददाश्त होती है। ठीक है, किसी ने आपको कोई चीज बताया, तुरंत आपने उसको सुना, वो आपका संवेदी स्मृति हो गई। आपने कम समय के लिए याद किया अल्पकालिक, लंबे समय के लिए बार बार आपने याद कर लिया दीर्घकालिक स्मृति हो गई। तो ये सब संज्ञानात्मक उपागम में होता है। तीसरा होता है सोच या थिंकिंग, सोच, समस्या समाधान, निर्णय लेने, तुलना करने, तर्क करने और मतलब की जो है सूचना करने की मानसिक जो है प्रक्रिया होती है। इसमें कल्पना, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण आदि शामिल होता है। जैसे किसी कठिन प्रश्न का हल निकालना हो, तो दो बातों की तुलना करना हो, भविष्य की योजना बनाना हो, तो यह सभी थिंकिंग के द्वारा कंप्लीट होता है कि क्या करना ज्यादा उचित होगा। तो इस तरीके से यह होता है संज्ञानात्मक उपागम। ठीक है, संज्ञानात्मक उपागम की अगर विशेषताओं को देखें, एक तरफ विशेषताएं हैं, दूसरी तरफ सीमाएं लिमिटेशंस यानी कमियां, ये कमी है और ये गुण है, क्वालिटी है यानी लाभ है, हानि है, गुण है, और ये मेरिट्स है, ये डिमेरिट्स है, ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो विशेषताओं को समझते हैं। यह मानव को सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण और तर्कशील प्राणी मानता है। कौन? संज्ञानात्मक उपागम जो होता है ये तर्कशील प्राणी मानता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है मानसिक प्रक्रियाओं पर विशेष बल देता है, सीखने में समझ, अर्थ और अनुभव को महत्व देता है। ठीक है, संज्ञानात्मक उपागम समस्या का समाधान और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने पर जोर देता संज्ञानात्मक उपागम। और यह उपागम अनुसंधान आधारित और यानी रिसर्च पर आधारित होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। तो संज्ञानात्मक उपागम सबसे अच्छा उपागम है। शिक्षा, परामर्श, मनोचिकित्सा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उपयोगी होता है। कौन? मानसिक सॉरी जो ये उपागम होता है, क्या नाम है इसका? इस उपागम का क्या नाम है दोस्तों? मनोगत्यात्मक नहीं होता, मनोगत्यात्मक पहला था, फिर व्यवहारवादी उपागम था, अब ये है दोस्तों संज्ञानात्मक उपागम। तो संज्ञानात्मक उपागम ज्यादा परफेक्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके लिमिटेशंस भी कुछ है, जैसे कि यह भावनाओं, प्रेरणाओं और अवचेतन मन की भूमिका को कम महत्व देता है। जो है वो सब देते हैं, वो इसमें नहीं देता वो सब चीज। प्रयोगशाला में मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कठिन होता है, इसलिए प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता, इसका किसी भी में नहीं संभव होता, तो इसमें भी संभव नहीं होता। यह उपागम अत्यधिक बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, जिससे व्यवहार के अन्य पहलुओं की अनदेखी हो सकती है। सभी प्रकार के व्यवहारों को केवल मानसिक प्रक्रियाओं समझना संभव नहीं होता है, जो कि ये करता है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों व्यवहारिक जीवन में कई घटनाएं संज्ञानात्मक मॉडल से बाहर भी हो सकती है, तो इसलिए कुछ लिमिटेशंस होते हुए भी ये सबसे बेटर होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक उपागम मानव की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है, यह सीखने, स्मृति, सोच, समस्या का समाधान और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं पर बल देता है। ठीक है, तो यह सोच समझ कोई निर्णय लेना हुआ, या एक प्रकार से जो है कोई चीज को समझना हुआ, ठीक है, किसी चीज को स्मृति याद करना हुआ, तो उन पर फोकस करता है। मानव को एक सक्रिय, बुद्धिमान और तर्कशील प्राणी मानने का काम यह करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते मानवतावादी उपागम क्या है, अगला चौथा उपागम है दोस्तों मानवतावादी उपागम। तो इस अलग अलग अप्रोच, अलग अलग उपागम में सारे चीजों को, मनोविज्ञान के सभी विषय क्षेत्र को आप कवर कर लेते हैं, सभी चीजों को आप समझ पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मानववादी उपागम की अगर बात की जाए तो मानवतावादी उपागम का उद्भव 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, यानी 1950 के आसपास। उपागम मनुष्य को एक स्वतंत्र स्वायत्त संज्ञानात्मक और रचनात्मक व्यक्ति मानता है। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य मानव की क्षमता, व्यक्तित्व का विकास, आत्मनिर्देशन तथा आत्म विकास को समझना है। यह उपागम मानव की गरिमा, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत अनुभवों पर बल देता है। मनुष्य मूलतः अच्छा है, हर व्यक्ति में विकास की क्षमता स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है। मानव अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, प्रेम और सहानुभूति को महत्व देता है। ये उपागम जो होता है मानवतावादी उपागम। कार्ल रोजर्स जैसे विद्वान इसके समर्थक रहे दोस्तों। कार्ल रोजर्स मानवतावादी उपागम के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी परामर्श में ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को समझने
और समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम होता है। इन्होंने कहा था कार्ल रोजर्स ने। जन्म हुआ था 1902 में, 1987 में मृत्यु हो जाती है। इनकी प्रमुख जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनमें स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सकारात्मक सम्मान यानी पॉजिटिव रिगार्ड, और सहानुभूति समझ यानी एम्पैथी, इन सभी सिद्धांतों को दिया। अब्राहम मैस्लो ने भी सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, अब्राहम मैस्लो की अगर सॉरी अब्राहम मैस्लो की अगर बात की जाए दोस्तों, अब्राहम मैस्लो दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं का क्रम सिद्धांत सॉरी यानी हायरार्की ऑफ नीड्स प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव की सर्वोच्च आवश्यकता को आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया। उनका मानना था कि जब व्यक्ति की निम्न आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, तब वह उच्च स्तर की आवश्यकताओं और आत्मसिद्धि की ओर बढ़ता है। पहले मनुष्य की जो है शुरुआती आवश्यकताएं पूरी होती हैं, फिर धीरे धीरे करके उसकी आवश्यकताएं उच्च स्तर की होती रहती है। 1908 से 1970 का समय काल रहा इनका। ठीक है, किसका? अब्राहम मैस्लो का। मैस्लो की आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने कहा पहले शारीरिक आवश्यकता होती है, ठीक है, फिर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इस तरीके से ऐसा पिरामिड कह सकते हैं। शारीरिक आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, फिर उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान, फिर आत्मसिद्धि। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये होता है मानवतावादी उपागम, जो कि मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए जरूरी होता है। आत्मसिद्धि, सेल्फ अटोरेशन क्या है? इस सिद्धांत में कहते हैं कि यह मानव की सर्वोच्च आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का अर्थ है कि अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्ण विकास किया जाए। ऐसा व्यक्ति जो है संज्ञानात्मक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर, यथार्थवादी तथा समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। मैस्लो के अनुसार बहुत कम लोग आत्मसिद्धि के स्तर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आत्मसिद्धि तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ये इन्होंने बताया। ठीक है सॉरी अब विशेषताओं और सीमाओं को थोड़ा सा समझने का काम करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर? विशेषताएं क्या क्या है इसकी दोस्तों? मानवतावादी उपागम। तो मानवतावादी उपागम मानव की गरिमा और सम्मान पर बल देता है, मनुष्य को स्वतंत्र, स्वायत्त और सक्षम मानता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को महत्व देता है, आत्म विकास, आत्मनिर्देशन और आत्मसिद्धि पर जोर देता है, सकार संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और आशावादी होता है। ठीक है, परामर्श और मनोचिकित्सा में सहानुभूति, स्वीकृति और प्रामाणिकता को महत्व देता है। इसकी भी लिमिटेशन है कुछ, जैसे कि यह उपागम अत्यधिक आदर्शवादी और आशावादी है। वैज्ञानिक प्रयोगों और परीक्षणों की इसमें कमी रहती है मानवतावादी उपागम में। समाज, संस्कृति और वातावरण की भूमिका को कम महत्व दिया गया है। यह सिद्धांत अधिक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं है। सभी व्यक्तियों के लिए आत्मसिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। मानवतावादी उपागम मनुष्य की आंतरिक शक्तियों, स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आत्म विकास पर बल देता है। यह उपागम मनुष्य को पूर्ण रूप से समझने और मनुष्य के विकास में सहायता करता है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। अब दोस्तों भारतीय मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा अगर समझे, तो जो यहाँ पर आपने देखा था उसके बारे में समझने, भारतीय मनोविज्ञान के बारे में इसको ये समझेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा तुलना करेंगे, फिर उसके बाद में जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, तो परिचय भारतीय मनोविज्ञान। भारतीय मनोविज्ञान की जड़ें हमारे प्राचीन दर्शन, ग्रंथों और चिंतन परंपराओं में गहराई से विद्यमान है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव मन, उसकी प्रकृति, व्यवहार, विचार और मुक्ति के मार्ग पर गहन चिंतन किया हुआ है दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मानव मन, उसकी प्रकृति, व्यवहार, विचार और मुक्ति के मार्ग पर गहन चिंतन किया। भारतीय मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्म का कल्याण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता। देखिए, महाभारत का एक भाग जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। यह ग्रंथ कर्म, ज्ञान और भक्ति और योग का समन्वय दिखाता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता ये भीष्म पर्व में है, महाभारत का एक अंश है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मन को नियंत्रित करने, इंद्रियों पर संयम करना, समत्व भाव, निस्वार्थ कर्म और आत्म एकत्व की शिक्षा देता है श्रीमद् भगवद गीता। इसके जैसा मन के विज्ञान को समझने वाला ग्रंथ इससे पहले शायद लिखा गया हो। यह मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाता है। तीसरी बात यह है, अगला यह है
सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन दोस्तों कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित है। यह दर्शन मानव मन और सृष्टि की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। पुरुष यानी चेतन और प्रकृति यानी अचेतन का भेद किया गया है। तो द्वैत सिद्धांत यानी कि पुरुष और चेतन है, अचेतन कौन है? प्रकृति। तो इस तरीके से दो सिद्धांत मतलब कि द्वैत सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों की बात करता है। मानव दुख का कारण अविवेक है, यानी कि अविवेक से मनुष्य को दुख होता है। विवेक से पुरुष और प्रकृति का भेद जान करके मुक्ति मिलती है। अगर जो व्यक्ति विवेक प्राप्त कर लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। बौद्ध दर्शन कहता है गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन दुख और उसके कारण निवारण के मार्ग पर आधारित है। मानसिक शांति और निर्वाण को जीवन का लक्ष्य मानता है। अष्टांगिक मार्ग अनित्यता, अनात्म और प्रतीत समुत्पाद इसके मुख्य सिद्धांत हैं भगवत गीता मतलब इनके महात्मा बुद्ध के। तो ये सारे सिद्धांत जो है आपको भारतीय मनोविज्ञान में आपको शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेंगे। तीनों का मनोविज्ञान में योगदान ये है दोस्तों कि तीनों दर्शन मानव मन की गहराई, उसकी समस्याओं और उसके समाधान पर प्रकाश डालते हैं। ये मन को शुद्ध, एकाग्र, संतुलित और उच्च लक्ष्य की ओर उन्मुख करने की शिक्षा देते हैं तीनों ग्रंथ। और इन तीनों ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी का विकास करना होता है। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। देखिए तुलना तालिका में समझे तो भगवत गीता का उद्देश्य है कि धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति का भेद जान करके केवल यानी मुक्ति प्राप्त करना इसका दर्शन होता है। यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस सभी को बताना और उस मोक्ष कैसे प्राप्त करना। बौद्ध दर्शन दुख का निरोध करके निर्माण करना है कि अगर आपके जीवन से दुख खत्म होगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है। ठीक है। मन की प्रकृति तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि मन चंचल है, मनम हिम चंचलम कृष्णम, और अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन कहता है कि मन यानी अंतःकरण प्रकृति का विकार है जो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल हो सकता है। अहंकार और चित्त के साथ काम करता है। ठीक है। और बौद्ध दर्शन कहता है कि मन क्षणिक है, विचारों और संस्कारों की धारा मात्र होता है मन। ठीक है। मुख्य सिद्धांत तो श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, समत्व योग, स्वधर्म और आत्म एकत्व की बात करता है। जबकि सांख्य दर्शन पुरुष प्रकृति द्वैत की बात करता है, त्रिगुण, कार्य कारण सिद्धांत और विवेक ख्याति की बात करता है। बौद्ध दर्शन चार आर्य सत्य बताता है, अष्टांगिक मार्ग, अनित्यता, अनात्म और प्रतीत समुत्पाद की बात करता है। ये सारे सिद्धांत है। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता दुख का कारण क्या मानता है? अज्ञान, अज्ञान से दुख मिलता है, आसक्ति से और स्वार्थ से दुख की प्राप्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन कहता है अविवेक से, पुरुष और प्रकृति को एक मान लेना ही अविवेक है, अविवेक से दुख की प्राप्ति हो सकती है। वही बौद्ध दर्शन कहता है तृष्णा यानी इच्छा और अविद्या और आसक्ति जो होता है वो एक प्रकार से क्या है, वही एक प्रकार से अविवेक होता है और उसी से दुख की प्राप्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्लियर। अच्छा, समाधान की अगर बात की जाए तो निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान के द्वारा एक प्रकार तमाम प्रकार के समाधान कर सकते हैं। निष्काम कर्म से आप किसी प्रकार की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में विवेक, ज्ञान और पुरुष प्रकृति का भेद जान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही बौद्ध दर्शन में सम्यक दृष्टि, समय का आचरण और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मानव लक्ष्य श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति बताता है। वहीं सांख्य दर्शन केवल यानी मुक्ति यानी पुरुष की स्वतंत्रता, वहीं बौद्ध दर्शन निर्वाण दुख से पूर्ण मुक्ति, ये निर्वाण होता है। तो बस तीनों सबका मतलब एक ही होता है। व्यवहारिक उपयोग है कि जीवन में कर्तव्य पालन, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति भगवत गीता बताती है। सांख्य दर्शन स्वयं के स्वरूप की पहचान करना और वैराग्य के द्वारा शांति प्राप्त करना बताता है। और बौद्ध दर्शन मानसिक शांति, करुणा और मैत्री और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। टोटल दोस्तों अगर बात की जाए तो भारतीय मनोविज्ञान मानव को आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता हमें कर्म और भक्ति का मार्ग, सांख्य विवेक का मार्ग और बौद्ध दर्शन शांति और करुणा का मार्ग दिखाता है। तीनों मिलकर के मनुष्य के समग्र और संतुलित विकास में सहायता करते हैं। अब दोस्तों आपने एक समग्र पुनरावृत्ति यहाँ पर आपके लिए तैयार हो चुका है। आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप आराम से महत्वपूर्ण तथ्य को, महत्वपूर्ण जानकारी को आप समझ पाएंगे। सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताते हैं। दोस्तों एक चीज और मैं फिर से बताऊंगा कि अगर आपको हमारे से जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, हमारे कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र और मात्र 100 रुपए की फीस रखी गई। इसी फीस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। कैसे आपको जुड़ना है दोस्तों, उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने जा रहा हूँ।
अब कैसे जुड़ना है आपको, एसएमएस कीजिएगा किस नंबर पर, 9161936062, इस नंबर, सॉरी ये नंबर नहीं, इस पर आपको एसएमएस नहीं करना है, ठीक है, ये नंबर पुराना नंबर हो चुका है। इस नंबर पर 9984099139, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना दोस्तों। क्या एसएमएस कर देना है आपको, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए व्यवस्था ये कर देगी, जैसे आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में सभी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होगा, साइकोलॉजी के इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक सभी यूनिट आपको मिलेगा नोट्स, बहुत ही धाकड़ अंदाज में नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है, सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो मात्र 150 रुपए फीस में आपको पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, 1 साल तक सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, सभी सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो लेक्चर, व्हाट्सएप ग्रुप, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तुरंत एसएमएस के लिए देर मत कीजिए, 9984 पर 039 व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और तुरंत अपना एडमिशन लीजिए, देर मत कीजिए। 100 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर का आपको पूरा पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। अगर 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपका केवल 150 रुपए लगेगा, 50 रुपए उसमें भी छूट चल रही है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। अब तो ऐसे पहले यूनिट आज आपने देखा, ऐसे ही आपके इकाई 2, इकाई 3 सभी का आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब हम चीजों को थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला आपका प्रश्न आ चुका है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसकी भाषा जो हुई दोस्तों किससे, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द साइके यानी मन और लोगोस यानी विज्ञान से बना हुआ है। दूसरा प्रश्न, मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो विलियम वुंट को जाता है, विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1879 में, ठीक है, इन्होंने एक प्रकार से लाइप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका, मनोविज्ञान का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है दोस्तों, तो ये व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के स्तर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान का क्षेत्र किसमें शामिल नहीं है, मनोविज्ञान का क्षेत्र खाना बनाने में शामिल नहीं, बाकी सभी में शामिल है, ठीक है। मनोगतित यानी कि साइकोडायनेमिक अप्रोच यानी मनोगत्यात्मक उपागम के प्रवर्तक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फ्रायड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद सिद्धांत पर काम करता है, तो आनंद सिद्धांत पर दोस्तों ईड काम करता है, ठीक है, शारीरिक अनुभव पूरा। व्यवहारवादी उपागम के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो जॉन वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका, बीएफ स्किनर ने किस सिद्धांत पर बल दिया है, तो बीएफ स्किनर ने दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग पर सिद्धांत पर बल दिया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, संज्ञानात्मक उपागम के प्रमुख रूप से किस रूप से मतलब संज्ञानात्मक उपागम प्रमुख रूप से किस पर जोर देता है, तो दोस्तों विचार, स्मृति, समस्या के समाधान पर संज्ञानात्मक उपागम जोर देता है। संज्ञानात्मक उपागम के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से विद्वान हैं, तो जी नाइजर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है इस पर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये होगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न है कि मानवतावादी उपागम के प्रवर्तक कार्ल रोजर्स को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है दोस्तों, इनका सिद्धांत है क्लाइंट केंद्रित थेरेपी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने स्तरों में बांटा है, तो अब्राहम मैस्लो ने 5 स्तरों में मानव की आवश्यकताओं को बांटा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, बौद्ध दर्शन का संबंध मुख्यतः किससे है, बौद्ध दर्शन आत्मा की नश्वरता की बात करता है। श्रीमद् भगवत गीता मन को किसका मित्र और शत्रु कहा गया है, दोस्तों स्वयं का मन शत्रु भी है और जो है मित्र भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर और बी करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चले तो अगला 15 नंबर, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति की संख्या कितनी है, तो अनेक अनेक यानी कि बी ऑप्शन, अनेक और एक, अनेक और एक नहीं, अनेक और अनेक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सांख्य दर्शन में अनेक पुरुष और एक प्रकृति मानी गई है, इसका अनेक पुरुष और एक प्रकृति, तो पुरुष अनेक है और प्रकृति एक है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी गलत लिखा हुआ, ठीक है। अगला, कौन सा उपागम अवचेतन मन पर बल देता है, अवचेतन मन पर दोस्तों मनोगतिक, ठीक है, मनोगतिक जो होता है, मनोगतिक यानी मनोगत्यात्मक जो बल होता है, ये
अचेतन मन पर काम करता है। अवचेतन मन, अचेतन मन, 3 मन होते हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये सब चीजें, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता दोस्तों? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं होता है मनोविज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जगह पर आपको दिखाई पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीखना अस्थायी परिवर्तन है जो होता है। तो सीखना दोस्तों अनुभव से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परीक्षण विधि में शोधकर्ता क्या करता है? व्यवहार का अवलोकन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 20 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया, जान लिया, बहुत सारी चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।